सुमित चंदनगढ़ का रहने वाला था, लेकिन वो पिछले कई दिनों से अपनी ननिहाल रामपुर गया हुआ था। आज जब वो चंदनगढ़ लौटा तो वहाँ कोहराम मचा हुआ था। अरे क्या हो गया काका, इतना शोर शराबा क्यों मचा? अरे विकी का गीजर चोरी हो गया है। अरे क्या चोरी हो गया? गीजर है? ये क्या बला है? अरे बिरजू भैया, आप बताओ, इस सुमित को तो कुछ पता ही नहीं है। अरे भैया, पानी गर्म करने वाली एक मशीन होती है जिससे नलके में सीधा खौलता हुआ पानी आता है। वो विक्की लाया था शहर से, वही चोरी हो गया है। पता नहीं किस मनहूस ने हाथ साफ किया। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे शुरू से समझाओ। अरे तो सुनो भैया, तुम्हें तो पता ही है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अपने गांव में सबको मजबूरी में बर्फ जैसे पानी से नहाना पड़ता है। हाँ, नहाना तो पड़ता है। तो चुपचाप सुनोगे तो सुनाऊंगा, वरना कान के नीचे बजा दूंगा, बता रहा हूँ। अच्छा बताओ, तुम तो गरम तवे की तरह लाल हो जाते। बिरजू फ्लैशबैक सुनाते हुए बोला। रामपुर में सर्दी का कहर टूट चुका था और लोग नहाने के नाम से ही भागने लगे थे। तभी कहीं से चिल्लाने की आवाज आती, बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ? ये कौन चिल्ला रहा है भाई? अरे ये आवाज तो चिंटू के घर से आ रही है। ए भैया जल्दी चलो, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। सब लोग भागते हुए चिंटू के घर पहुंचे तो वो आंगन में बैठा थर थर कांप रहा था। अरे क्या हुआ चिंटू? घर में सांप वाप निकल आया क्या? नहीं। तो क्या किसी ने पीट दिया तुम्हें? किसने मारा? अरे नहीं भैया, तो फूटेगा भी, क्यों चिल्ला रहा था? मैं नहाने गया था। नहाने पीठ पर लौटा भर ठंडा पानी पड़ते ही प्राण सूख गए। अरे चिंटू, तुमने तो डरा ही दिया था। अरे नहीं, चिंटू सही कह रहा है। आजकल ठंडे पानी से नहाना मतलब यमराज को मिस कॉल देना है भैया। ओहो, इसीलिए मैंने तो नहाना ही छोड़ दिया है भैया, वरना मेरे तो कब के टिकट कट गए होते। सब हंसी ठिठोली के बाद अपने अपने घरों को लौट गए। सर्दी अब हड्डियां गला रही थी। गांव का हाल बेहाल था। जो लोग सुबह ठंडे पानी से नहा लेते, वो दिन भर रजाई में मुंह छिपाए रहते। अब गांव में नया फैशन शुरू हो गया था, धूप स्नान। हर चबूतरे पर लोग बैठकर अमरूद खाते और कहते, सर्दी में नहाना तो मूर्खता है। बिरजू बोला। अरे भाई, नहाने का धर्म गया। हाँ, अब तो बस अलाव तापने का जमाना है। सही कहे भैया। आज मैंने भी बाल्टी को हाथ लगाया, उंगलियां ही सुन्न पड़ गई। अबे तुम लोग मजाक उड़ाओ मत। मैं तो 3 दिन पहले नहाया था, तब से रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही है। ऐसे ही बीत रहे थे चंदनगढ़ के दिन। पर उसी शाम गांव के रास्ते पर एक टेम्पो रुका। लोग उत्सुकता से देखने लगे। मोटरसाइकिल की आवाज आई। गांव वाला बोला। अरे विक्की, अरे ये कौन सी पेटी उठा रहा है रे? बिक्की बोला। अरे ये गीजर है काका, गीजर। इससे पानी गर्म होता है। गांव वाला बोला। नल का खुद गर्म पानी देगा? अरे बिल्कुल, गैस से चलता है ये। बस पाइप जोड़ो और नल खोलते ही पानी गर्म। गांव के लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। गांव वाला बोला। विक्की बेटा, ये कहीं शहर वालों का कोई चोचला तो नहीं है? कहीं पैसे ठगने वाली मशीन तो नहीं? बिक्की बोला। अरे नहीं सरपंच जी, असली चीज है। शहर में सब इसी के नीचे नहाते हैं। सरपंच बोला। अरे बेटा, तू तो बड़ा साइंटिस्ट बन गया रे। चल पहले हमको दिखा कि कैसे आग उगलता है ये नल। विक्की ने बड़े शान से गीजर दीवार पर टांगा, गैस सिलेंडर जोड़ा और माचिस से आग जलाई। पहले तो सब पीछे हट गए, कहीं बम की तरफ हट न जाए। पर जब नल से भाप के साथ गर्म पानी निकला तो सबकी आंखें फटी रह गईं। गांव वाला बोला। अरे बाप रे, सच में गर्म है। बिक्की बोला। देख लिया ना गांव वालों, मैंने कहा था ना कि नल खुद से ही गर्म पानी देगा। विक्की मुस्कुरा रहा था। उसके पिता बाबूलाल अब तक तौलिए लपेटे खड़े थे। थोड़ी देर बाद बाबूलाल बोले। बेटा जरा मैं भी मुहूर्त करूं। 15 दिन से शरीर पर पानी नहीं डाला, मुझे ये आज ही याद आया है। विक्की बोला। जाइए पिताजी, फटाफट जाइए, शुभ काम में देरी कैसी।
थोड़ी देर में बाबूलाल गुसलखाने में गए। दरवाजा बंद। कुछ मिनटों तक शांति रही। फिर अचानक अंदर से आवाज आई। हा, अरे जियो मेरे लाल, अरे मजा आ गया, आज तो जन्नत है भैया। अरे वो गाना याद आ रहा है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए। हा, बहुत सुकून मिल रहा है। बाबूलाल जब बाहर आए तो चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसे फेशियल करवा के आए हों। बाबूलाल बोले, अरे आज आखिर मैंने नहा ही लिया भैया, गर्म पानी से नहा लिया। अरे शरीर नहीं, रूह भी गर्म हो गई। एक गांव वाला बोला। अरे बाबूलाल, अब बताओ कितना खर्चा आया इस मशीन पे? बाबूलाल बोला, अरे खर्चे की बात छोड़ो, सुख देखो सुख। अबे खर्चे की बात क्यों छोड़े, हम भी लगवाएंगे। बाबूलाल बोला, अरे तुम लोग क्यों खर्चा करोगे? अरे तो क्या आपके घर पर नहाएं, हैं? चलो भाई चलो, इन्हीं के घर पर डेरा जमाते हैं। बाबूलाल बोला, अरे आ जाना भाई, दिल बड़ा होना चाहिए। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से चंदनगढ़ का इतिहास बदल गया। बाबूलाल का घर पब्लिक बाथ बन गया। सुबह मुर्गा बांग दे न दे, बाबूलाल के घर के बाहर लोगों की कतार लग जाती थी। कोई लोटा लेकर, कोई बाल्टी, तो कोई पतीला लेकर। एक आदमी बोला, अरे भैया, अरे एक बाल्टी दे देना, आज खेत पर जाना है। मेरे लिए 2 बाल्टी भरना, मेरे मुन्ने को भी नहलाना है। बिक्की बोला, अरे लाइन में लगो सब, है? मैं पहले आया था, मैं खेत से सीधा यहीं आ रहा हूँ। बिक्की बोला, अबे श्याम, तू तो कल शाम को भी नहाया था, बाकियों को भी मौका दिया कर। तू ना कभी भी कहीं से भी टपक पड़ता है। धीरे धीरे बाबूलाल के घर का आंगन किसी सब्जी मंडी जैसा लगने लगा। औरतें घूंघट में बतिया रही थीं और मर्द बीड़ी फूंकते हुए नंबर का इंतजार कर रहे थे। बिक्की परेशान होकर बोला, अरे यार, ये क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने? मेरा घर है या धर्मशाला? बाबूलाल बोला, अरे बेटा, गांव के ही लोग हैं, सब अपने भाई बंधु हैं, नहा लेने दे, दुआएं मिलेंगी बेटा। मैंने तो 3 बजे ही नहा लिया था। अरे दुआएं नहीं, सरदर्द मिलेगा बता रहा हूं। घर में पैर रखने की जगह नहीं बची है। तो ऐसा करो ना पिताजी, टिकट लगा दो। अब से हर स्नान के 10 रुपए लगेंगे, ये बोल दो इन लोगों को। बिक्की ने सोचा था कि पैसे मांगते ही भीड़ छट जाएगी, लेकिन गांव वाले तो और ज्यादा जोश में आ गए। तभी एक गांव वाला बोला, अरे 10 रुपए तो कुछ भी नहीं, शहर में तो स्पा वाले 1000 लेते हैं। अरे लो मेरे 20 रुपए काटो, मैं शैम्पू भी लगाऊंगा आज। हे भगवान, ये तो दांव उल्टा पड़ गया। रात तक लोगों का तांता लगा रहता। कोई आधी रात को दरवाजा खटखटाता। भैया बस 1 लोटा गर्म पानी दे दो, मुंह धोना है। बेचारा विकी खुद अपने घर में नहीं नहा पा रहा था। पड़ोसी सुरेश को अब खुन्नस होने लगी थी। उसके घर के ठीक सामने दिन रात छप छप और बातों का शोर होता। वो चैन की नींद नहीं सो पा रहा था। सुरेश गुस्से से बोला, ये बाबूलाल का घर नहीं, मछली बाजार हो गया। हाँ, जब देखो गर्म पानी। सुरेश की पत्नी बोली, अरे रहने दो, लोगों का भला हो रहा है। अरे भला तो इनके घर का हो रहा है, जेब भर रहे हैं। देखना, एक दिन मैं ये मशीन ही तोड़ दूंगा। ऐसा मत बोलो, हाय हाय लगेगी। अरे हाय नहीं, शांति मिलेगी। कल रात भी कोई बाल्टी बजा के चला गया। पर उधर ये सब घटने की बजाय बढ़ता जा रहा था। एक दिन तो मामला लात घूंसों तक पहुंच गया। एक गांव वाला बोला, ए पीछे हट, पहले मेरी बारी। अबे तेरा राशन कार्ड बनाए क्या यहाँ? कल भी तो तू ही घुसा था। इतने में बाहर से एक भारी आवाज गूंजी। सरपंच बोला, हटो सब रास्ते से, हाँ पहले मैं नहाऊंगा। बिक्की बोला, अरे सरपंच जी, लाइन में लगी है ना? अरे लाइन में तो प्रजा लगती है, राजा थोड़ी लगता है। हटो। सरपंच जी, 10 रुपए देने होंगे, पर्ची कटेगी। क्या बोला, मुझसे पैसे लेगा? अबे मैं सरपंच हूं, मैं तो यह गीजर ही जब्त कर लूंगा। सरपंच जी, नियम सबके लिए एक है, वरना आज कोई नहीं नहाएगा। निकलिए मेरे घर से। निकालेगा, याद रखना लड़के, गांव के कुओं से लेकर हैंडपंप तक मेरा सिक्का चलता है। बढ़िया है, तो उसी हैंडपंप के नीचे जाकर नहा लो। यह सुनकर भीड़ सन्न रह गई। सरपंच तमतमाता हुआ वहां से निकल गया। सरपंच के जाते ही विक्की और बाबूलाल के बीच कहासुनी हो गई।
विक्की बोला। ये सब आपकी शराफत की वजह से है पिताजी। बाबूलाल बोला। अब बेटा गांव में मिलजुल कर रहना पड़ता है। अरे आपने गीजर नहीं मुसीबत पाल ली है। उस वक्त तो बात आई गई हो गई, पर अगली सुबह जब सब उठे तो हड़कंप मच गया। गीजर गायब था, दीवार पर बस पेंच लटक रहे थे। बाबूलाल बोला। हे भगवान, लुट गए। मेरा गीजर किसी ने चुरा लिया। विक्की, मुझे जिसका डर था वही हुआ। अब बताओ कौन कर सकता है ये? बिरजू बोला। जिसने गीजर का विरोध किया वही होगा चोर। विक्की, सुरेश, पक्का उस सुरेश का काम है। सब लोग लाठियां लेकर सुरेश के घर पहुंचे। वहां आंगन में गीजर का वो खाली डब्बा पड़ा था जिसमें विक्की गीजर लाया था। गांव वाला बोला। बस अब तो सबूत सामने है, चोरी तूने की है सुरेश। सुरेश बोला। अबे दिमाग खराब है क्या? खाली डब्बा मेरे घर फेंक कर मुझे फंसा रहे हो? विक्की बोला। रुक, मैं अब भी पुलिस को बुलाता हूं। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर बोला। हटो भाई सब, हम तलाशी लेंगे। तलाशी के बाद इंस्पेक्टर बोला। सुरेश के घर सिर्फ खाली डिब्बा मिला है, गीजर नहीं। सबूत नाकाफी है। सुरेश बोला। अबे विक्की, अब तू देख, मैं मानहानि का दावा ठोकूंगा तुझ पे। सुमित अब पूरी कहानी सुन चुका था। उसने गहरी सांस ली और बोला। तो ये थी पूरी रामायण? गीजर आया, हंगामा हुआ और फिर गायब? उसके बाद सुमित विक्की के घर गया और विक्की से बोला। भाई विक्की, दिल छोटा मत कर। गांव वालों की नीयत खराब नहीं थी। विक्की बोला। अरे यार तू ज्ञान मत दे, मेरा दिमाग खराब है। चल निकल यहां से। सुमित चुपचाप चला गया। फिर विक्की पुलिस लेकर सरपंच के घर भी पहुंचा, पर वहां भी कुछ नहीं मिला। रात हो गई। गांव में मातम सा छाया था। तभी खबर आई कि गांव के बाहर एक चोर पकड़ा गया है। लोग मशालें लेकर दौड़ पड़े। भीड़ में से एक आदमी बोला। तूने ही हमारा गीजर चुराया होगा, बोल कहाँ है गीजर? चोर बोला। नहीं नहीं मालिक, मैं तो परदेश से आज ही लौटा हूँ, मुझे नहीं पता गीजर क्या होता है। अरे झूठ बोल रहा है ये। लोगों ने उसे 2-4 जमा दिए, फिर पुलिस को सौंप दिया, पर गीजर का अता पता नहीं चला। गांव वाला बोला। छोड़ो भाई, अब ये गीजर नहीं मिलेगा। बाबूलाल बोला। तो क्या हम फिर से ठंडे पानी में मरें? विक्की बोला। एक ही रास्ता है, सब मिलकर चंदा करो। मैं शहर से नया और बड़ा गीजर लाऊंगा। गांव में मुनादी पिट गई। जो भी गर्म पानी का सुख चाहता है वो योगदान दे। देखते ही देखते टोकरी भर गई। कोई 50, कोई 100 तो कोई 10 रुपये दे गया। कुछ घंटों में गीजर की कीमत से ज्यादा पैसे जमा हो गए। विक्की बोला। हो गया काम, पूरा पैसा इकट्ठा। बाबूलाल बोले। शाबाश, अब तू आज ही शहर निकल जा। शाम होते ही विक्की बाइक लेकर शहर की तरफ निकल गया। गांव वाले सपने देखने लगे कि कल से फिर शाही स्नान होगा। रात गहरी हो गई। पूरा चंदनगढ़ सो गया। तभी पिछली गली से एक परछाई दबे पांव बाबूलाल के घर में घुसी। वो विक्की था। विक्की फुसफुसाते हुए बोला। अच्छा हुआ सब सो गए, मिशन सक्सेसफुल। वो चुपके से अपने स्टोर रूम में गया। पुराने संदूक के पीछे से कुछ खींचने लगा। थोड़ी देर में वही पुराना गीजर बाहर आया। विक्की बोला। मेरा प्यारा गीजर। बाबूलाल बोला। अरे बेटा तू आ गया, नया गीजर ले आया। विक्की बोला। पिताजी नया नहीं, अपना ही पुराना गीजर वापस निकाल लाया हूँ। बाबूलाल बोला। हैं? अरे तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला रे। हाँ पिताजी, लोगों ने नाक में दम कर दिया था। अब देखो, अपने गीजर के पैसे भी वसूल हो गए और गीजर भी अपना ही है। विक्की ने दीवार पर गीजर दोबारा लगाया। नल से गर्म पानी निकला। विक्की बोला। अब अगर कल भीड़ आए तो कह देना कि ये वाला स्पेशल कमर्शियल गीजर है, इसका रेट 50 रुपए है। बाबूलाल मुस्कुराते हुए बोला। और फ्री में सिर्फ हम 2 नहाएंगे। दोनों बाप बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगे।